नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 2025 की प्रमुख नियुक्तियां के बारे में बात करेंगे और यह वार्षिकी 2026 जो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का प्रमुख करंट अफेयर्स जो दिया गया है सारे वनडे एग्जाम्स के लिए, वहीं से कंटेंट को लिया गया है। चलिए तो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां की बात करेंगे। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है संगम कुमार साहू का, और ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और ये उड़ीसा हाईकोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे थे। अब इनका इस से अपॉइंटमेंट कहा किया गया है, तो संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया है। पटना हाईकोर्ट की बात करें तो स्थापना कब होती है, तो 1916 में इसकी स्थापना की जाती है पटना हाईकोर्ट की। आगे बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नीति नवीन को बना दिया गया है और नीति नवीन बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और ये बांकीपुर विधानसभा से विधायक के रूप में भी काम कर रहे थे। इस बार जीत रहे थे, बहुत सालों से जीतते आ रहे थे और इनको बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, अभी वर्तमान में जेपी नड्डा है और बीजेपी की स्थापना कब होती है, तो 1980 में इसकी स्थापना होती है। और ऐसे देखा जाए तो जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी। जनसंघ की स्थापना 1951 में की जाती है, लेकिन यही आगे चलकर बीजेपी के है जो इस तरह से स्थापना के रूप में जानी जाती है 1980 में भारतीय जनता पार्टी, और इसका सिंबल क्या है, तो कमल है। और बता दें आपको, इसके पहले जो प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के पहले अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अगला है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के महानिदेशक के रूप में किनका नाम आया है, तो इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है संजय गर्ग। तो संजय गर्ग BIS के महानिदेशक के रूप में संजय गर्ग बने हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मुख्य रूप से हॉलमार्क्स ये सब जो होता है उसके लिए ये काम करता है BIS। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस CBIC की स्थापना की बात करें तो विवेक चतुर्वेदी इसके क्या बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, या कह सकते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी को बना दिया गया है, जो IAS अधिकारी है। ONGC की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। अरुण कुमार सिंह अभी नए ONGC के अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया है। ONGC की स्थापना कब होती है, तो इसका स्थापना 1956 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है, ऐसे दो हेडक्वार्टर है तो दोनों को याद रखना है। मुख्य रूप से देहरादून इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका और भी एक हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस तरह से हेडक्वार्टर के साथ साथ इसमें और क्या कौन सा है, तो नई दिल्ली भी इसका हेडक्वार्टर, बसंत कुंज। और मध्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव की बात करें तो इनका नाम शशि प्रकाश गोयल है। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के बारे में बात करें तो शशि प्रकाश गोयल याद रखते हुए चलना है, शशि प्रसाद गोयल। और जो 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई थी बीजेपी का पहले जो जनसंघ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी 1951 में, और यही आगे चलकर बीजेपी बनती है, भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में बनती है और उसके पहले अध्यक्ष बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और पहले जो बीजेपी, या कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से या नन कांग्रेस कोई भी प्रधानमंत्री जो पूरी तरह से सफल रूप से अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया, वो किसने किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जो पहले बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। और ऐसे बीजेपी, ऐसे कह सकते हैं कि नन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई बने थे 1977 में, हालांकि वो पूरा अपना टर्म को पूरा नहीं कर पाए थे। आगे है राजीव वर्मा, ये है जो दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में अभी अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो राजीव वर्मा अब दिल्ली के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, तो भी रेखा गुप्ता काम कर रही है। प्रत्यय अमृत की बात करें तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बन चुके हैं, तो प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव, और किसको रिप्लेस किया है, तो अमृतलाल मीणा को रिप्लेस किए हैं। वीरेंद्र वत्स की बात करें तो NCC के महानिदेशक यानी नेशनल कैडेट कोर, जिसकी स्थापना कब होती है, 1948 में इसकी स्थापना होती है 1948 में। और किसके, पंडित कुंजरू समिति के अनुशंसा पे NCC की स्थापना की जाती है, कुंजरू समिति। और ML रावत को कहा जाता है, ML रावत को कहा जाता है फादर ऑफ NCC, ठीक है। और NCC का जो मोटो है क्या है, मोटो की बात करें तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। क्या, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है जिसका मोटो है किसका, NCC का, नेशनल कैडेट कोर का। शैलेश चंद्र की बात करें तो टाटा मोटर्स का MD और CEO, अभी हाल ही में शैलेश चंद्र को टाटा मोटर्स का MD और CEO बना दिया गया। MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तरुण गर्ग की बात करें तो हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO किसको बनाया गया, हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO तरुण गर्ग को बनाया गया है। वहीं निर्मल कुमार मिंडा की बात करें तो एसोचेम
एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष बनाया गया है किसको, एसोचैम के, तो ये निर्मल कुमार मिंडा को बनाया गया है। वहीं रजित पुन्हानी की बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, इसके प्रमुख के रूप में कौन बने हैं, तो रजित पुन्हानी, और ये बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जिनको अभी बनाया गया है। और ये जो एफएसएसआई कौन से एक्ट, इसका एक्ट कब पास होता है, तो 2006 में आता है। और ये मुख्य रूप से किस तरह से भोजन के ऊपर या जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं उसके लिए क्या मानक होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसके लिए यह नियम तय करती है। अगला है अमित खरे। अमित खरे की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव बने हैं। तो जानते हैं कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, अब उनको बना दिया गया क्या, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव इन्होंने जीते हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक के रूप में प्रदीप कुमार प्रजापति, अखिल भारतीय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डायरेक्टर के रूप में प्रदीप कुमार प्रजापति का नाम याद रखना है। और जानते हैं कि अभी भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। आयुर्वेद दिवस की बात करें तो 23 सितंबर को इस तरह से याद रखना है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की बात की गई है। मिथुन मनहास जानते हैं कौन है, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, तो बीसीसीआई के यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास का नाम आया है और ये अपॉइंट किया गया है। और बता दें आपको कि इसमें देवजीत सैकिया ये सचिव है। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के क्या है, देवजीत सैकिया ये सचिव है। क्या है, तो सचिव है बीसीसीआई के। वही बीसीसीआई की स्थापना कब होती है, 1928 में इसकी स्थापना होती है। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना होती है। और कहां पे, बानखड़े मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, बानखड़े मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड CIL के क्या है, तो अध्यक्ष है और MD है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है, 1975 में इसकी स्थापना होती है, जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है। उस समय ये कोल इंडिया यानी कोयला का जो निकासी होना, उसको एक रेगुलर वे में एक नेशनलाइज करके उसको क्या, तो एलोकेट किया गया था, चाहे बिडिंग या और ऑक्शन के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, कोल का ऑक्शन। दीपक बागला की बात करें, दीपक बागला अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो दीपक बागला। और अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब होती है, 2016 से इसकी शुरुआत होती है। और जब ये नीति आयोग के द्वारा इसको लाया गया था, अटल इनोवेशन मिशन। और देश में अलग अलग जगहों पे अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर है जो मुख्य रूप से काम करना था। वहीं अजय सेठ की बात करें तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इनका नाम आया है। कौन है, तो अजय सेठ है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरह से काम करती है, इसका मुख्य रूप से जितने सारे बीमा को एक कंट्रोल देती है, रेगुलेट करती है, कौन करती है, तो जितने सारे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जितने सारे इंश्योरेंस है, उसका सब एक कह सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में IRDAI को जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में। और इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में से स्थापना होती है, लेकिन मुख्य रूप से फंक्शन ही करना शुरू करती है, 2000 से फंक्शन शुरू कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिद जमील की बात करें तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में खालिद जमील बने हैं, यानी कि सीनियर जो पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में। किसको, तो खालिद जमील। AIFF तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब होती है, 1937 में इसकी स्थापना की जाती है, 1937 में इसका स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की है जो क्या, ये हेडक्वार्टर है, कहा, नई दिल्ली। और 1937 में इसकी स्थापना की जाती है। एल नागेश्वर राव की बात करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल एल नागेश्वर राव को बनाया गया है। यानी कि किस तरह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कहीं धोखेबाजी या कहीं फ्रॉड कुछ हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे कौन, एल नागेश्वर राव। इसका लोकपाल है जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बने हैं, लोकपाल कौन, तो इस तरह से एल नागेश्वर राव। और बिहार क्रिकेट काफी अच्छा काम कर रही है, जिसमें आपने देखा कि भी विजय हजारे ट्रॉफी में भी इस तरह से वैभव सूर्यवंशी हैं जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए। और उनको इस तरह से उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित अभी हाल ही में किया गया। और साथ साथ कमलेश कुमार को भी एक बच्चे की जान बचाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से कमलेश कुमार को भी इस तरह से सम्मानित किया गया है। अजय सिंह की बात करें
तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह बने हैं, यानी कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के जो मुख्य रूप से अध्यक्ष बने हैं तीसरी बार, ये अजय सिंह बने हैं। और ये स्पाइस जेट के एमडी हैं, स्पाइस जेट के एमडी के रूप में भी काम किए हैं, कर रहे हैं, स्पाइस जेट के एमडी है। ठीक है। आर दोराई स्वामी की बात करें तो एलआईसी के एमडी और सीईओ कौन है? तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी की स्थापना 1956 में की जाती है। कब? 1956 में इसकी स्थापना की जाती है एलआईसी की, और इसके एमडी और सीईओ आर दोराई स्वामी है। डॉक्टर प्रेम कुमार की बात करें तो 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर, इसमें जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले है, जो जब चुनाव हुआ था उसके बाद है जो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ था, जो पूरे विधानसभा में सबसे उम्र दराज होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर है जो इस तरह से गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और ये नरेंद्र नारायण यादव है जो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाए थे। नरेंद्र नारायण यादव 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी वर्तमान में डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। विश्वजीत सहाय की बात करें तो रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए, क्या कंट्रोलर जनरल ऑफ सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट यानी सीजीडीए कौन बने हैं? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर जितने सारे अकाउंटिंग का काम होगा कि रक्षा विभाग से संबंधित, तो ये सारे काम कौन करेगा? इसका लेखा जोखा तो ये विश्वजीत सहाय करेंगे। वहीं पे सीएजी की बात करें, सीएजी कौन है? तो वर्तमान में सीएजी की बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो संजय मूर्ति, इसके सीएजी वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति का नाम याद रखना है, संजय मूर्ति। वहीं अनंत गोयनका की बात करें तो फिकी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन है? अनंत गोयनका। और फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी अनंत गोयनका बने हैं। और फिकी की स्थापना कब होती है? 1927 में इसकी स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पुरुषोत्तम ठाकुर दास। और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के सहयोग से इसकी स्थापना 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। 1927 में इसकी स्थापना की जाती है फिकी की। ठीक है। और महात्मा गांधी ने इसको समर्थन भी दिया था। लालू प्रसाद यादव, ये राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष 13वीं बार चुने गए, आरजेडी के अध्यक्ष 13वीं बार चुने गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार चुने गए बीजू जनता दल के अध्यक्ष अभी 9वीं बार नवीन पटनायक बने हैं। हालांकि ओडिशा में जो मुख्यमंत्री इसकी सरकार चली जाती है बीजू जनता दल की, और इसके बाद अब आते हैं कौन? बीजेपी सरकार में आई है। और उसके बाद मोहन चरण मांझी अभी वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला है शिव सुब्रमण्यम रमन, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन। तो पेंशन निधि नियामक यानी किस तरह से पेंशन को रेगुलेट करने वाले इसके अध्यक्ष बने हैं कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन। न्यायाधीश विक्रमनाथ की बात करें, जस्टिस विक्रमनाथ, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की बात करें, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की बात करें, इसके अध्यक्ष को नाम क्या है? तो ये न्यायाधीश विक्रमनाथ। और इसके पहले कौन थे? तो जस्टिस सूर्यकांत थे। अब जस्टिस सूर्यकांत क्या बन चुके हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं 53वें नंबर के। तो अब इसका जो ये अब क्या बन चुके हैं? जस्टिस सूर्यकांत। तो पैट्रोन इन चीफ यदि पूछ दे कि पैट्रोन इन चीफ कौन बने हैं? तो नालसा के। तो पैट्रोन इन चीफ होते हैं क्या? तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जस्टिस सूर्यकांत है। लेकिन यदि कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, यानी किसके ऊपर काम कौन करने वाले हैं, तो इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो नालसा के कौन है? तो यही जस्टिस विक्रमनाथ, नाम याद रखना है। और नालसा की स्थापना जानते हैं कि मुख्य रूप से 1987 में इसकी स्थापना की जाती है, 1987 में। और आर्टिकल 39A जो ये फ्री लीगल एड की बात करता है, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात करता है। वाइस एडमिरल अजय कोचर की बात करें तो अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर एंड चीफ, अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल अजय कोचर बने हैं। और अंडमान और निकोबार दोनों को जानते हैं कि दोनों को कितने डिग्री अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है जो दोनों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है। यहीं पे क्या है? तो डंकन पैसेज है जो साउथ और लिटिल अंडमान को अलग अलग करता है। यहीं पे बैरन आइलैंड है जो एशिया का, कह सकते साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है और भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? तो अंडमान के क्षेत्र में बैरन आइलैंड है। वहीं नारकोंडम आइलैंड है कि ये क्या है? तो एक डोरमेंट वोल्केनो यानी कि सुसुप्तावस्था में मौजूद है वोल्केनो। आलोक जोशी की बात कर ले तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो याद रखें आलोक जोशी। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो कौन है? तो अजित डोभाल है। अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जबकि डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल है जो डिप्टी NSA है।
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की बात करें तो एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में कौन है? एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में कौन है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है। वहीं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी क्या है? वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन है? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का नाम याद रखना है। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो नर्मदेश्वर तिवारी। वहीं राजीव मेमानी की बात करें और यहीं पे और भी सेना के नए प्रमुख की बात करें तो वायुसेना के नए उप प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। वहीं पे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह क्या बने हैं? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और एस बादशायन क्या बने हैं? तो इसमें वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी वात्स्यायन बने हैं। जबकि नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। जबकि तीनों के प्रमुख की बात करें तो इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? तो जानते हैं आपको, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और अनिश त्रिपाठी क्या इसमें दिनेश त्रिपाठी क्या है? तो इंडियन नेवी के चीफ है। और वहीं अमरप्रीत सिंह क्या है? तो ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ है। राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के क्या अध्यक्ष बने हैं? राजीव मेमानी। जो ईवाई इंडिया के भी एमडी और सीईओ है। ईवाई इंडिया के भी एमडी और सीईओ है। कौन? राजीव मेमानी। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि जितने इंडियन इंडस्ट्री है उसका एक संघ है, उसी का अध्यक्ष बने हैं राजीव मेमानी। CS शेट्टी की बात करें तो भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो SBI के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं, वहीं क्या बने हैं? तो ये भारतीय बैंक संघ के भी अध्यक्ष हैं और SBI के भी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के वर्तमान में जो महानिदेशक है, DG है, डायरेक्टर जनरल है, कौन है? तो डॉक्टर मांगीलाल जाट है, जो प्रमुख कृषि वैज्ञानिक है। और ICAR की स्थापना कब होती है? तो 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पूसा रोड, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं टी रविशंकर की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में टी रविशंकर को बनाया गया है, 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य। जबकि 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और वित्त आयोग के बारे में बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल 280 में दिया गया है। वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280 में जो एक संवैधानिक निकाय भी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है कि अश्विनी लोहानी की बात करें तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के डायरेक्टर के रूप में इनका नाम है अश्विनी लोहानी। एस महेंद्र देव की बात करें तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, यानी कि क्या? तो इसमें इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो प्रधानमंत्री के जो अध्यक्ष है, PM एडवाइजरी काउंसिल के जो अध्यक्ष है, इनका नाम याद रखना है एस महेंद्र देव। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे याद रखना है। संतोष कुमार यादव क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष है, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के अध्यक्ष है। और NHAI की बात करें तो इसका स्थापना कब होता है? NHAI की स्थापना 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार यादव है। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर काम कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर काम करती है, जिसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है नितिन गडकरी, इसके मंत्री है। पूनम शर्मा की बात करें, पूनम शर्मा तो फिक्की महिला संगठन यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला संगठन की जो अध्यक्ष की बात करें तो कौन बने हैं? तो इसमें पूनम शर्मा, याद रखें पूनम शर्मा। और वहीं फिक्की के जो संगठन की अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो ये पुरुष में देखा जाए तो इसमें कौन है? तो अनंत गोयनका है। अरविंदर सिंह साहनी की बात करें तो भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय तेल निगम के यानी कि ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की बात करें तो इसमें कौन बने हैं? तो अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। शैलेश सिंह मेहता की बात करें तो भारतीय उर्वरक यानी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं कौन? शैलेश सिंह मेहता। अरुण श्रीनिवास की बात कर ले तो भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इन इंडिया कौन बने हैं? तो जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो ऐसे मेटा क्या है? तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे सारे क्या? तो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेटा है, ठीक है। और इसके प्रमुख है जो के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो मार्क जुकरबर्ग है। और उनके साथ अलग सहयोगी भी हैं। तो अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक बने हैं। एस सोमनाथ की बात कर लें तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति की बात करें तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। वही विनोद सिंह गुंजियाल की बात करें तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन बने हैं? तो विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रूप में कौन बने हैं बिहार के? तो ये नाम है विनोद सिंह गुंजियाल। और आपको बता दें कि हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसको दिया गया है? तो इसमें यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन को यूट्यूब का जो CEO है उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अभी दिया गया है, तो नाम याद रखना है। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी
इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है किसको, मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू जो क्या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये काम करेगी। अजय भूषण पांडे की बात कर ले तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष के रूप में अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। और इसकी स्थापना AIIB की स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब होती है, AIIB की स्थापना की बात करें 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसमें टोटल सदस्य की संख्या क्या है तो 57 इसके सदस्य की संख्या है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि ये एशिया और पैसिफिक दोनों क्षेत्रों से इसमें क्या तो सदस्य होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर, कहाँ, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा की बात करें तो पहली महिला विधि सचिव यानी फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी के रूप में कौन बनी है तो अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव के रूप में बनी है। जबकि बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष यानी कि एथलेटिक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं तो ये बहादुर सिंह सागू बने हैं। शिशिर सिन्हा की बात करें तो राजगीर खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजगीर के कुल महाअधिपति यानी के पहले कुलपति यानी फर्स्ट कुलपति के रूप में कौन बने हैं तो इसमें शिशिर सिन्हा बने। शिशिर सिन्हा नाम याद रखना है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में बने हैं कौन तो शिशिर सिन्हा बने हैं इनका नाम। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट जो हुए उसको याद करते हुए आप चल सकते हैं। और भी है जो 2025 में भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं, चाहे वो महिला हो, कहीं की हो, भारत हो या फिर अलग अलग देश में हो। एलिन हिंगिस की नाम याद रखना है। ये मियामी की मेयर बनने वाली पहली महिला के रूप में कौन बनी है तो मियामी की मेयर बनने वाली पहली महिला एलिन हिंगिस बनी है, एलिन हिंगिस। मृणालिनी मकरंद क्षीरसागर ये नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में बनी है। इनका नाम याद रखना है बस, क्षीरसागर नागपुर। और मृणालिनी मकरंद क्षीरसागर पूरा नाम है जो नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनी है कौन, हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान है। और ये अभी आपने देखा कि 52 रनों से महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को हराया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो ये इसका आयोजन DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि भारत ने टोटल तीसरी बार वर्ल्ड कप को जीत लिया है, वनडे वर्ल्ड कप को। और इसमें 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। और इस तरह से पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप और 2 बार इस तरह से पुरुष वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है। चलिए अगला है गजाला हाशमी। और यदि T20 की बात करें तो T20 में भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है T20 में। एक 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उसके बाद 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में इस तरह से जीता था। और अगली बार जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है कहां तो भारत और श्रीलंका के साथ समयोजित तरीके से उसको साथ मिलकर इसका आयोजन करना है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला बनी है कौन, गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला के रूप में इनका नाम याद रखना, गजाला हाशमी। सोनाली मिश्रा की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला निदेशक के रूप में बनी है, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक। 143 सालों के बाद 143 साल के इतिहास में 143 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला महानिदेशक बनी है RPF की। ये बनी है कौन, सोनाली मिश्रा बनी है। और आपको बता दें RPF की स्थापना ऐसे कब की जाती है तो RPF की स्थापना मुख्य रूप से 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। 1957 में RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना आजादी के बाद मुख्य रूप से कानून बनाकर इसकी स्थापना की जाती है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल की बात करें तो इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। तो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी पहली महिला कुलपति के रूप में इनका नाम याद रखना है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहला महिला कुलपति। और यहां देख सकते हैं मृणालिनी मकरंद क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। आगे बढ़ते हैं। मिशेल डोहाटी की बात करें तो ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री यानी फर्स्ट वीमेन एस्ट्रोनॉमिस्ट ऑफ ब्रिटेन मिशेल डोहाटी ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री बनी है। जबकि आस्था पुनिया की बात कर लें तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी यानी कि फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। तो कौन, आस्था पुनिया नाम याद रखना है।
जेनिफर साइमंस की बात करें तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, यानी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, ये बनी है कौन? इनका नाम है जेनिफर साइमंस। और सूरीनाम की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि WHO के द्वारा इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। किसके लिए? तो मलेरिया को ये खत्म करने वाला अमेजन मलेरिया को खत्म करने वाला ये देश बन चुका है सूरीनाम। और अमेजन बेसिन का यानी साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का एक कंट्री सूरीनाम, वहां पे इस तरह से अमेजन के क्षेत्र में पहला ऐसा कोई देश बना है जो मलेरिया से निजात पा लिया है। क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। और ये पहली अफ्रीकी और पहली महिला अध्यक्ष बनने का है, जो इस तरह से याद रखना कि फर्स्ट अफ्रीकी के साथ साथ पहली महिला और पहली अफ्रीकी, ठीक है। और इसमें कहां से आती है? तो जिम्बाब्वे से आती है। जिम्बाब्वे के तरफ से ये तैराकी करती थी, और इस कारण से ये क्रिस्टी कोवेंट्री को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में इनका नाम याद रखना है। और इसकी स्थापना जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो नींव रखी गई थी कब से? तो जानते हैं कि ऐसे 776 BC में शुरुआत यूनानी के एथेंस से शुरुआत की जाती है, ओलंपिक की शुरुआत की जाती है, लेकिन बाद में फिर बीच में रोक दिया जाता है। उसके बाद इसको फिर से 1894 में, कब से? 1894 1894 में पियरे डी कोवर्टिन के प्रयास से इसको आगे मॉडर्न ओलंपिक यानी आधुनिक ओलंपिक की नींव रखी जाती है, जिस कारण से फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे डी कोवर्टिन को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। सरली और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। और सरली बोचवे की बात करें तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में सरली बोचवे बनी है, यानी कि कॉमनवेल्थ की पहली कोई अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है तो कौन है? तो सरली बोचवे, जो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में बनी है, तो याद रखना है। यशस्वी सोलंकी, ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है, यानी कि जितने सारे राष्ट्रपति को काम रहेंगे या उनसे रिलेटेड जो भी उनको जो किस तरह से काम करने उनके ऊपर इस तरह से ये है जो काम की सलाह देंगे या उनको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटुम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है। नेटुम्बो नंदी नदेतवा बनी है। डॉक्टर नगोजी ओकोंजे इवेला WTO इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है। कौन? तो इसमें याद रखना है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। और इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। कौन? तो ये इनका नाम है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। और ये कहां से आती है, कौन से देश से आती है? तो अफ्रीका के नाइजीरिया से आती है, ठीक है। तो नाइजीरिया से आती है, बिलोंग करती है। दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी है जो क्या? तो WTO के महानिदेशक बनी है। और जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT जो आगे बढ़ के WTO बन जाता है 1 जनवरी 1995 को। और किसके दौरान? तो उरुग्वे राउंड, किसके द्वारा? तो उरुग्वे समझौता होता है, उरुग्वे का राउंड होता है। उरुग्वे राउंड के दौरान इसकी स्थापना की जाती है। और इस तरह से 1886 से लगभग 1894 तक इसका सेशन चलता है उरुग्वे राउंड। उसी के समय में फिर बाद में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के जो कह सकते हैं कि क्या इसमें इसका रिप्लेसमेंट होता है WTO के रूप में 1 जनवरी 1995 में। और भारत है जो शुरुआती से जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड के ही शुरुआती से इसके संस्थापक सदस्य के रूप में काम कर रहा था। इसके सदस्य की संख्या क्या है? तो इसमें 166 सदस्य, क्या 166 से सदस्य हैं, 166 सदस्य के रूप में है शामिल है। क्लाउडिया शिनबॉम की बात कर ले और इसका WTO का मुख्य रूप से फंक्शन क्या है? तो इसमें निर्बाध तरीके से एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार को बढ़ाना और इसमें व्यापार को सुगमता पूर्वक आगे बढ़ाना इसका मुख्य मकसद है। क्लाउडिया शिनबॉम की बात करें तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबॉम का नाम आपको याद रखना है। वही अभी हाल ही में 74वें मिस यूनिवर्स का नाम आपने सुना होगा कि 74th मिस यूनिवर्स अभी हाल ही में किसने जीता है? 24th मिस यूनिवर्स की बात कर ले तो ये थॉमस बास नाम याद रखना, थॉमस बास। और थॉमस बास क्या बनी है? तो 24th मिस यूनिवर्स का विनर बनी है। कहां से रहने वाली? तो ये भी कहां के? तो ये मैक्सिको के ही रहने वाली। क्या? तो मैक्सिको की रहने वाली। क्या? मैक्सिको की रहने वाली, याद रखना है मैक्सिको की रहने वाली है। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था
थाईलैंड में, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था। भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा इसमें भाग लेती है, लेकिन इसमें टॉप 12 में भी जगह नहीं बना पाती है और इस तरह से बाहर हो जाती है। क्या? इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा, याद रखना है, भारत की तरफ से इसमें मनिका विश्वकर्मा, जो कहां? राजस्थान से आती है मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ये भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत की चिकित्सा सेवा, देख सकते हैं मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है इंडिया की, यानी कि भारत की चिकित्सा सेवा यानी मेडिकल सर्विस और फर्स्ट वीमेन डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन इंडिया कौन बनी है? तो इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। और आरती सरीन क्या बनी है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला इसमें महानिदेशक के रूप में कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कौन बनी? तो आरती सरीन। और इससे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बनी है। अगला है फतेह मोहजेरानी, फतेह मोहजेरानी, ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में बनी है। फतेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। वही नईमा खातून की बात करें, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में बनी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नईमा खातून बनी है। और आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कब? 1875 में इसकी स्थापना की जाती है। उसी 1875 में क्या होता है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की भी स्थापना की जाती है। और इसका शुरुआत में हेडक्वार्टर कहां? तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है, लेकिन 1975 के अगले साल ही क्या, तो उसमें लाहौर में इसका हेडक्वार्टर आर्य समाज की ट्रांसफर की जाती है। मरियम नवाज शरीफ की बात कर ले तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी है कौन? मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ बनी है, जो पाकिस्तान में कहा? तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी पंजाब है, तो इस कारण से याद रखना है कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनी है? तो मरियम नवाज शरीफ। गीता बत्रा की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में कौन बनी है? तो वर्ल्ड बैंक के तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। जब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसका पता आपको चलना चाहिए कि इसका अध्यक्ष क्या कौन है? तो अजय बंगा, जो भारतीय मूल के अजय बंगा इसके अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की जाती है, जिस कारण से ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। इसका दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको बता दें कि इस तरह से याद रखना है दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो और IMF के जो चीफ है या MD कह सकते हैं कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। सुमन कुमारी की बात कर ले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में, पहली महिला स्नाइपर, स्नाइपर जानते हैं कि इस तरह से गन शॉट मारता है, यानी कि आपका उस तरह से निशाने लेकर के उस तरह से मारते हैं कि एक बार भी खत्म, यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इनका नाम है सुमन कुमारी, नाम याद रखना है। जबकि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP बनी है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP के रूप में कौन बनी है? तो महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP की बात करें तो कौन? रश्मि शुक्ला, नाम याद रखें, रश्मि शुक्ला। अगला और भी कुछ देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर के डिक्शनरी की बात करें तो इसमें डिक्शनरी में कौन से शब्द को सबसे आगे रखा गया है? तो इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो कैम्ब्रिज इसमें देख सकते हैं, ये 2024 का है और इधर 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है। और प्रमुख डिक्शनरी जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट को रखा गया है। मैनिफेस्ट को रखा गया यानी बढ़ा चढ़कर बातों को कहना और सबसे मैनिफेस्ट करना यानी अपने शो ऑफ करना, मतलब दिखाना, सही तरीके से दिखाना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर ये मैनिफेस्ट रहा, लेकिन इस बार 2025 में पारासोशल वर्ड रहा। पैरासोशल का मतलब कि सोशल का आधा, यानी कि सोशल माने सामाजिक होना, लेकिन हाफ सामाजिक होना। इसका मतलब क्या है? तो YouTube के माध्यम से जैसे आप हमको देख रहे हैं, आपके लिए हम एक इन्फ्लुएंसर, एक एज ए टीचर, एज ए फॉलोअर, आप मेरे फॉलोअर बन सकते हैं, लेकिन आप मुझे पूरी तरह से सामाजिक रूप से नहीं जान रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक इन्फ्लुएंस, एक दूसरे का अटैचमेंट हो चुका है, तो इसे पैरा सोशल कहते हैं। यानी कि यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे का फॉलोअर बनना, ऐसे क्या पैरा सोशल स्थिति बनती है। अगला है ऑक्सफोर्ड।
ऑक्सफोर्ड में ब्रेन रॉट यानी कि इतने सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कचरे जैसे कंटेंट उपलब्ध है जिसको आप देख देखकर माथा आपका पक गया है, तो उसको कहते हैं ब्रेन रॉट होना, यानी कि आपका दिमाग है जो खराब हो गया है, तो उसको ब्रेन रॉट कहते हैं। और रेज बेट क्या कहते हैं? रेज बेट ऐसा है कि रेज बेट का मतलब क्या है कि आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करना, मान लें कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोज ऐसे बनाएंगे कि ताकि आप कमेंट करने, लाइक करने और उसको शेयर करने में मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये कंटेंट है, आप मजबूर है कि इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, इसको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। तो सब क्या रेज बेट के अंदर में आता है। लेकिन रेज बेट के मतलब यह है कि आपको हिंसक तरीके से, इस तरह से आपको मोटिवेट किया गया है, आपको इस तरह से इंगेज किया गया है ताकि इसमें ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़े और उसमें एक हिंसक तरीके से या कह सकते हैं उसको किया गया है। अगला है तो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी रेज बेट याद रखना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पैरासोशल, कोलिन्स डिक्शनरी की बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग का मतलब क्या है? वाइब कोडिंग की बात करें तो वाइब कोडिंग का मतलब यह है कि जब आपके पास पाइथन, जावा जैसे अदर लैंग्वेज आपको पास नहीं आता है, फिर भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोलेंगे कि इस कोड एप्लीकेशन के लिए कोड जरूरी है और इस कोड को है जो क्या पाइथन के लैंग्वेज में इसको टेक्स्ट करना है, इसको बताना है, कोडिंग करना है, तो है जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको कोडिंग करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो आपको क्या तो वाइब कोडिंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आप है जो क्या एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मरियम वेबस्टर की बात करें तो पोलराइजेशन है जो 2024 में पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का मतलब आपको पता है कि दो ध्रुव की इसका ध्रुवीकरण, यानी कि आपके विचारों को ध्रुवीकरण कर देना, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से। स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है? तो इसमें वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर के द्वारा इसको स्लोप शब्द को इस तरह से वर्ड ऑफ द ईयर रखा गया 2025 में स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या है? तो बहुत सारे क्या एआई से कंटेंट बनाना, उसको आगे बढ़ाना, उस तरह से एआई से मुख्य रूप से जो कंटेंट बनते आ रहे हैं उसको स्लोप कहा गया, ठीक है। तो उसको स्लोप इस तरह से वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर। और ये ब्राइट है क्या? तो सिर्फ कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा ब्राइट को इसमें शामिल किया 2024 में, लेकिन मुख्य रूप से आपको 2025 का वर्ड याद रखना है, एक बार याद रख रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए पैरासोशल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रेजबेट और कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा वाइवे कोडिंग और मरियम वेबस्टर के द्वारा स्लॉप, ये शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं उनके लिए भी आज से ईयरली करंट अफेयर्स 2026 है जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स आपके पास अवेलेबल हो चुका है। और इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं 20 सेट, मतलब कि लगभग 1000 क्वेश्चन, 20 गुना 50 1000 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो आपको बीपीएससी, एईडीओ, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी, बिहार टीचर जो टीआरई 4.0 आने वाला है, और इसके लिए अलग जो एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या फिर रेलवे हो या फिर एसएससी जीडी हो, अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी काफी आपको डिफेंस रिलेटेड एग्जाम जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसे होते हैं, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये है जो बुकलेट हो सकता है। तो आप इसको एक बार मार्केट से ऑफलाइन और ऑफलाइन ऐसे मोड में अवेलेबल है, तो जाके आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।